Hello students, we were discussing the chapter equilibrium, chapter number 7, and in the previous videos we have discussed some concept regarding related to equilibrium, what is equilibrium, how it is attained, and in which process equilibrium is measured, calculation of equilibrium constant, relation between equilibrium constant in term of concentration and in term of pressure. ठीक है, heterogeneous equilibrium, homogeneous equilibrium we have discussed. So today we are going to discuss some problems related to equilibrium constant. ठीक है, so we will discuss some problem in which we will calculate the required concentration and हम मुझे दे रहे हो नहीं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सो बेटा वी हैव डिस्कस होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. जब हमने वो डिस्कस किया है तो अब उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल करने हैं. जैसे हमको करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने को मिलेगा. क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, हमको मिलेगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने को. ठीक है, एक ही फॉर्मूला है Kp इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बस उसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, ये थोड़ा सा पावर कैसे लगानी होती है, थोड़ा सा है, बाकी कैलकुलेशन सही है. चलिए, एक हमने कल कराया था आपको हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. उसमें हमें ये याद रखना है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम दिया है किसी क्वेश्चन के अंदर तो वहां पर ये चेक कर लेना है कि वो homogeneous है कि heterogeneous है. If it is heterogeneous, so we have to take the concentration of solid and liquid one unit. उसका फिक्स होता है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी उसका फिक्स होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उसको मेजर करेंगे. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर तो इक्विलिब्रियम चेंज होता रहेगा. ठीक है, उसके लिए ठीक है उसका याद रखेंगे सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए. एक्वस के लिए, एक्वस एंड गैस के लिए कंसंट्रेशन या तो कैलकुलेट करेंगे, निकालना पड़ेगा. बट सॉलिड, प्योर लिक्विड के लिए क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन का वैल्यू 1 रखेंगे वहां पर हेटेरोजीनियस में. ठीक है, चलिए, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा. ठीक है, चलिए तो अप्लाई करते हैं. एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. बहुत ही इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा. चलिए, सपोज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है 7.1 पेज नंबर 194. ठीक है, 7.1 पेज नंबर 194. इसमें बोला द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फॉर ऑब्टेन फ्रॉम तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2. देखो कई बार ये क्या करेगा, इक्वेशन भी नहीं देगा. क्या करेंगे, N2 और H2 से ये कह रहा है कि NH3 बनना है और हमको पता है N2 और H2 से जब NH3 बनता है दैट इज हैबर्स प्रोसेस. तो N2 plus 3H2 इक्वल्स टू 2NH3. हमको बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी, बैलेंस्ड खुद. ठीक है, चलिए, उसने कहा है 500 केल्विन, ये पूरा प्रोसेस 500 केल्विन पे होगा. उसने कहा ये सब इक्विलिब्रियम में है. उसने दिया है N2 इज 1.5 into 10 to the power minus 2 m. कैपिटल M मतलब मोलरिटी. ठीक है, H2 कंसंट्रेशन 3 into 10 to the power minus 2 मोलरिटी कैपिटल M. ठीक है, NH3 कंसंट्रेशन 1.2 into 10 to the power minus 2 मोलरिटी M. ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Calculate the equilibrium constant. As simple as that. As we know, Kp, sorry, P for pressure, C for concentration. So we have to calculate
in the term of concentration, so it will be measured as Kc. So Kc will be NH3 concentration power 2 divided by N2 concentration power 1 and H2 concentration power 3. As simple as that. ठीक है, चलिए put the values of NH3. 1.2 into 10 to the power minus 2 square divided by 1.5 into 10 to the power minus 2 and 3 into 10 to the power minus 2 cube. Calculate कर लेते हैं. It will be 1.44 into 10 to the power minus 4 divided by, it will be 2.25 into 10 to the power minus 4 multiply, it will be 27 into 10 to the power minus 6. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. पावर 4 से पावर 4 कैंसिल. 1.44 into 2 divided by 2.25 into 27 multiply 10 to the power minus 6. इस माइनस 6 को अपर पार्ट में ले जाओ न्यूमरेटर में और इसको यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, ये आएगा आपका वैल्यू ऑफ केसी. अब आप कहोगे सर यूनिट ऑफ केसी क्या हो सकता है? आप यहां से चेक कर सकते हो यूनिट ऑफ केसी बिकॉज यू नो दैट NH3 is all the concentration are measured in mole per liter, so it will be mole, short form में लिखता हूँ, mole per liter square divided by mole per liter and mole per liter cube. So mole per liter square divided by mole per liter power 4. So it will be 1 upon mole per liter square और इसको लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर. ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा, सॉरी यूनिट आ जाएगा. ठीक है, तो Kc का वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करना है. हर एक क्वेश्चन में यही करना है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आता है तो एक दो छोटे छोटे एप्लीकेशन है बीच बीच में, वो बस उसमें ऐड करते जाना. अदरवाइज सारा जो इसका कंसेप्ट है वो सेम है. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. एज यू कैन कैलकुलेट द 7.2, बिल्कुल सेम है. 7.2 को आप कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है, 7.3 को भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं. जो मैं बोलता जा रहा हूं आप उसको मार्क करते जाना. 7.4 में बस एक मेथड लगेगा फ्रैक्शन का, वो फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा. यहाँ पर 7.4 में इसकी लास्ट लाइन पढ़ना. इसमें जब 2 आंसर आएंगे तो यहाँ पे एक आंसर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि जब हमारा डिसोसिएशन हो रहा है तो कंसंट्रेशन घटेगा ना कि बढ़ेगा. तो बढ़े वाला कंसंट्रेशन, ज्यादा वाला कंसंट्रेशन हम नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन 7.5 में आपको एक बार बता देता हूँ. एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी के. 7.5 में आपको एक बार बता देता हूँ. देखो 7.5 पेज है 196. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना. फॉर इक्विलिब्रियम 2NOCl गिवन 2NO प्लस Cl2. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना होता है कि इफ इट इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. ठीक है, चलिए उसने कहा है वैल्यू ऑफ Kc 3.75 into 10 to the power minus 6 and temperature is 1069 Kelvin. 1069 Kelvin. What will be the Kp? बेटा हमने आपको एक रिलेशन लिखवाया. Kp जो होता है वो Kc का मल्टीपल होता है RT टाइम्स n पावर del n, where del n is total number of difference of total number of moles of product and reactant. Total number of mole of product minus total number of mole of reactant. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं टोटल नंबर 3 मोल इधर है, 2 मोल इधर है. 3 माइनस 2 कितना होगा? 1 आएगा. यानी कि यहाँ से मैं डेल्टा निकालूं तो 3 माइनस 2 1 आया, तो पावर तो 1 हो जाएगा. तो Kp वैल्यू विल बी Kc 3.75 into 10 to the power minus 6 or 0.0821 and 1069 टेम्परेचर पावर 1. इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार डेल्टा एन केवल निकलवाता है, जस्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc निकलवा देता है. डेल्टा एन आपको
गिवन रहेगा इक्वेशन, क्योंकि गिवन है। अगर इक्वेशन गिवन नहीं है तो प्रोसेस बोलेगा। सपोज उसने हेबर प्रोसेस बोल दिया, उसने कॉन्टेक्ट प्रोसेस बोल दिया, तो मतलब प्रोसेस से हमको इक्वेशन, कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड द लिक्विड। ठीक है, चलिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन हम कर पाए। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ दिया करूंगा, आप क्लियर करें। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a liquid is in equilibrium with its vapor pressure in a sealed container at a fixed temperature। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको लिख लेते हैं। एक लिक्विड है जो कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम अटेन है किस किस के बीच है, लिक्विड एंड वेपर। ये कंडीशन अभी तक हमें मालूम है। इन ए सील्ड कंटेनर, इक्विलिब्रियम सील्ड कंटेनर में ही होता है, सील्ड कंटेनर, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तो था इंफॉर्मेशन। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। एक यहां पर कुछ काम हुआ, क्या हुआ, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज्ड। ऐसा क्यों हो? चलिए, उसने कहा कि ये कंडीशन है, ये नई कंडीशन है। इस कंडीशन के रहते हुए अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, एज वी नो ये कंडीशन ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये कंडीशन कांस्टेंट रहेगी, एज इट इज रहेगी। यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट था, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, बंद कंटेनर था, इसको विजुअलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लो, एक कंटेनर है, इसके अंदर यहां तक तो मैंने लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है, यहां तक मैंने लिक्विड फिल कर दिया, यहां है गैस, ये गैस हुई, और इसमें वेपर प्रेशर, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, दो टाइप के प्रोसेस चल रहे हैं। इनको थोड़ा सा एरो सही कर देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ठीक है, ये रहा। तो कुछ गैस ऊपर जा रही है, कुछ गैस कंडेंस हो रही है, ये इक्विलिब्रियम है। इस कंडीशन में अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि वो वेपर की वजह से नहीं होगा। ये आप समझिए इस बात को। अगर वेपर की वजह से होता, आप सोच रहे होंगे कंटेनर का साइज सपोज ये हो जाए, ये बाहर वाला है जो बना रहा हूं, आप कह रहे हैं ये हो जाए, कंटेनर का साइज बढ़ जाए, बढ़ेगा कैसे? सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता माइंड में कि उसमें गैस ज्यादा होगी, इसलिए उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए उसने साइज अपना बढ़ा लिया। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम तो इफेक्ट होगा नहीं अभी, अगर इसको मेजर करूं मैं। ठीक है, दूसरा, जब तक मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगा तब तक इसके अंदर वेपर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, प्रेशर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक प्रैक्टिकल अगर आप करके देखना चाहें तो एक तरीके का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक कंटेनर लें आप, ठीक है,
जिसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आपने एक बलून लिया और बलून को थोड़ा सा छोड़ दिया फिल किए बिना, तो अचानक आप जब उसको एक्सपेंड करोगे ना, जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो कौन सा वहां पे गैस लग रही है? नहीं लग रही ना। वहां क्या होगा, जो गैस थी वो भी किसमें बदल जाएगी? लिक्विड में बदल जाएगी, और डेंसिटी लिक्विड की हो जाएगी कम। गैस तक नहीं जाएगा लिक्विड, डेंसिटी कम होते होते गैस तक नहीं जाएगा लिक्विड, वेपर तक नहीं जाएगा। वेपर वापस इसके अंदर आएगी और लिक्विड की डेंसिटी कम होने का कोशिश होगी। तो होगा क्या? वॉल्यूम सडनली इंक्रीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली? भैया हमने कहा है क्या? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। एक बात बताइए, बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड? ठीक है, हमने इसका जब इसका साइज बढ़ा फिर वापस इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, साइज बढ़ चुका है, इक्विलिब्रियम वापस अटेन हो चुका है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो कह रहे हैं कि when equilibrium is restored finally and what will be the final vapor pressure? वेपर प्रेशर फिर से उतना ही हो जाएगा। रीजन, किसी कंटेनर का इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा उसके अंदर लिक्विड और वेपर के बिटवीन, ठीक है, तो जब उसका साइज बढ़ जाएगा तो वहां पर वेपर प्रेशर उसके साथ साथ अगर साइज बढ़ेगा तो उसी के साथ आपका सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड भी बढ़ेगा, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू द वेपर विच इज कॉल्ड वोलेटिलिटी सेम है। टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है, एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा समझने वाला टिपिकल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज केस दिस फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज गिवन। चलिए एक इक्वेशन दिया है, 2SO2 गिव्स 2SO2 plus O2 gives 2SO3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सिंपल है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस एस्टेरोस्कोप बनाते हैं, वहां से ये इक्वेशन दिया गया है, याद रखना, कॉन्टेक्ट प्रोसेस है ये, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए ये सारे गैस हैं तो यानी कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लगेगा। उसने दिया है SO2 कंसंट्रेशन 0.60 मोलर, O2 concentration 0.82 m, SO3 concentration 1.90 m। ये सब उसने दिया है। करना क्या है? केसी कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा इस इक्वेशन के लिए? एक्सप्रेशन केसी इक्वल्स टू SO3 कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन पावर 2, SO2 मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 and O2 molar concentration power 1। ठीक है, SO3 वैल्यू 1.90 पावर 2 डिवाइड बाई SO2 0.60 पावर 2 एंड O2 0.82। ये हो गया सिंपल, ठीक है ना, ये हो गया सिंपल। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर मोस्टली कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, टोटल प्रेशर, भाई साहब ने टोटल प्रेशर भी लिया है, टोटल प्रेशर 10⁵ PA पास्कल। ठीक है,
Iodine vapor contain 40% by volume of iodine atoms. Calculate Kp for the equilibrium. उसने कहा है कि जो आयोडीन की वेपर है उसके अंदर 40% आयोडीन के एटम होते गैसेस स्टेट के लिए। इसने क्या कहा है, ये आयोडीन की वेपर है, यानी गैसेस फॉर्म में है और इसके अंदर आयोडीन एटम भी रहेंगे जो कि गैसेस स्टेट के होंगे, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बट इसने कहा है कि ये 40% है और ये 60% है। क्या है, 40% है, ये 60% है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात हमको सीखने को मिलेगी, देखना। कैलकुलेट करना है Kp और ये भी हमें पता है कि Kp ही कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज द रिएक्शन ऑफ गैसेस फेज एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर के कैसे होगा क्योंकि यहाँ पर गैस है। चलिए, तो Kp के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है बेटा, सिंपल अपना कंसेप्ट यूज करते हुए चलते हैं। Kp इक्वल्स टू I कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, तो आप लिखोगे Pi पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एंड स्क्वायर, ये है, ये कोफिशिएंट है, एटम केवल इतना था, ठीक है, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, देखिए we have to calculate the partial pressure of iodine atom and partial pressure of iodine molecule, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम है दैट विल बी कितना परसेंट है, 40% है ना टोटल का, तो 40 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई P टोटल। बताइए, जितना पार्ट टोटल कंटेंट का है उसके प्रेशर में से अपना पार्ट कितना है वो हमने चेक कर लिया, ठीक है। 40/100 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल Pa एंड इट विल बी 0 0 कैंसिल, 4 × 10⁴ पास्कल, वेरी सिंपल, ठीक है। अगेन ये Pi के लिए आया, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं Pi2 फॉर आयोडीन मॉलिक्यूल, इट विल बी 60/100 भाई 40% ये था, बाकी बचा 60% कौन होगा, आयोडीन मॉलिक्यूल होगा। इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं P टोटल से, दैट विल बी 10⁵ पास्कल एंड इट विल बी 6 × 10⁴ पास्कल, ये Pi2 आ गया। बस ये वैल्यू आते ही पुट कर देनी है फॉर्मूले में, ठीक है। करते हैं Pi आयोडीन का 4 × 10⁴ पावर 2 एंड डिवाइड बाई 6 × 10⁴। इसका कोई पावर नहीं है, यहाँ अगर देखो पास्कल पावर 2 जाएगा और यहाँ केवल पास्कल रहेगा, वैल्यू आएगी हमारी पास्कल में, ठीक है। इतना तो फिक्स है, चलिए कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 10⁸ एंड डिवाइड बाई 6 × 10⁴, ये आ गया हमारा 2.66 × 10⁴ पास्कल Kp का वैल्यू। Kp वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन हैज बीन कैलकुलेटेड, दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, वेरी गुड। Let's move to our next question, that is question number 3, and in the question number 3 we have to write just expressions, केवल एक्सप्रेशन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। जैसे ही आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे वैसे ही आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि एक्सप्रेशन देना है हर एक इक्वेशन का, ठीक है। बहुत इजी है, इसको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार जब एक्सप्रेशन लिखने में गलती होती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए, एक एक्सप्रेशन में लिख दूंगा, बाकी दो में लिख देता हूँ, बाकी आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट, इट इज गिवन दैट 2NaCl gives twice of NO and Cl2 gas, all are gases, Kc will be
NO per mole, again NO per mole, because we have 2 moles of NO, इसीलिए हम स्क्वायर लगाते हैं। ये मैं यहाँ पर टर्म समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आप बोलते हो हर बार के सर स्क्वायर कैसे आया, इसकी पावर कैसे हुई, ये तो कोफिशिएंट था इसीलिए 2 बार लिखा गया, इसीलिए वो 2 बार पावर चली गई, और Cl2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ Cl मत कर देना, Cl2 ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है। अगेन NOCl, फिर से NOCl, ठीक है। इसको लिखोगे आप NO कंसंट्रेशन पावर 2 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन Cl2 एंड NOCl कंसंट्रेशन पावर 2, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर द गिवन रिएक्शन, गिवन इक्वेशन। चलिए पार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट। I2 प्लस IF7 सॉरी 5F2 gives 2IF5, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, उनका रिएक्शन है। चलिए देख लेते हैं व्हाट विल बी द, अच्छा ऑल आर गैसेस एंड व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc विल बी IF5 पावर 2 कंसंट्रेशन पावर 2 divided by iodine concentration power 1 and fluorine concentration power 5, simple, ठीक है। so these are the expressions। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, you can take a screenshot of this। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज सेड दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। अच्छा Kp और Kc का वैल्यू, Kp और Kc के बिटवीन रिलेशन हमको पता है, तो वहीं से हम इसको निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, सेकंड में कर लेता हूँ। CaCO3 will give calcium oxide and CO2 gas, thermal decomposition of calcium carbonate. It is solid, it is also solid, pure solid and gas, ठीक है। चलिए Kp is given 167, ठीक है। यहाँ पर given क्या है, given है Kp 167, वैल्यू कुछ नहीं है, बिल्कुल होगी भी नहीं। एट टेम्परेचर 1073 केल्विन, आर का वैल्यू आप लिख लें 0.0821 और इसको लिखो जूल केल्विन पर मोल, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे करेंगे। Kp इक्वल्स टू Kc मल्टीप्लाई RT पावर डेल्टा n, RT पावर डेल्टा n, वेयर डेल्टा n अगर आपको निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट R2 and total number of mole of product of reactant R1 and it will be 1, ठीक है। So Kp is given 167 equals to Kc multiply R 0.0821 multiply T 1073 and power 1 delta n. So Kc equals to 167 divided by 0.0821 multiply 1073, so this will be the answer। आपको ये कैलकुलेट कर लेना होगा। अच्छा Kc का वैल्यू, अगर Kc का आपको यहाँ पर यूनिट चेक करना है तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। Kc will be mole per liter and it will be mole per liter square upon mole per liter and mole 1 power 1 cancel, it will be in mole per liter, ठीक है। चलिए so today we have discussed 5 questions of the NCERT exercise। In the next video we will be discussing next 5 questions of the NCERT exercise।
चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.